हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी में क्या है, 11 फरवरी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इनके जो पीवाईक्यू हैं ये 2023-24 के, इनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और ये आपका फोर्थ पेपर है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, ये आपका अब आज की क्लास में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को हल करने वाले, यानी कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। इसमें से बहुत एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है जी नोट्स में, क्वेश्चन बैंक में, बाकी किसी प्रश्न का आंसर उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वही आपका पैटर्न, आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। पहला प्रश्न कहता है समावेशी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ को। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग समझ लेंगे। हमारी क्लास में यदि आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो अभी भी इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की फ़ीस जान सकता है। फ़ीस जानने के बाद फ़ीस पे करके कंप्लीट नोट्स ले सकता है। ठीक है, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे जो नोट्स रहते हैं वो उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं व्हाट्सएप पे, जिनको आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन था कि समावेशी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यानी कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी, समावेशी का मतलब होता है जो सबको समावेश कर ले, जो सबको समावेश कर ले, जो सबको इंक्लूड कर ले, जो सबको शामिल कर ले। ठीक है, वही समावेशी शिक्षा होती है। ओके, ये वो शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी इसमें पढ़ रहे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं वो भी इसमें पढ़ रहे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं वो भी इसमें पढ़ रहे हैं, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम से पहचान में आ जाते हैं कि हाँ, ये बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है। जैसे इस क्लास में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, इस बच्चे में आप इस बच्चे को दूर से समझ जाएंगे कि ये बच्चा फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है। ये लड़की देखिए शारीरिक रूप से विकलांग है, दूर से पहचान में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बालक मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, मानसिक रूप से बाधित होते हैं, उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। जैसे ये बच्चा है, पढ़ते हुए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, किताब लेके बैठा है, लेकिन क्या पता है हमको दूर से देख के क्या हम बता सकते हैं कि ये मानसिक रूप से बाधित है या नहीं है? वो तो जब हम इससे बात करेंगे, इसके पास बैठेंगे, इसके पास जाएंगे, तब पता लगेगा, यानी कि इसके व्यवहार से पता लगेगा कि ये मानसिक रूप से बाधित है ना। ये बच्चा है, कैसे पता लगा? दूर से तो नहीं पहचान सकते कि ये मानसिक रूप से बाधित है जब तक हम इससे इसके संपर्क में नहीं आएंगे। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए, विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को बाहर निकालना है। विशिष्ट शिक्षा यही काम तो करती है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी तो योग्यता छिपी है, उसको बाहर निकालने का काम स्पेसिफिक एजुकेशन करती है, और उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं आप सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हो। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उसके बावजूद भी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर के अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान कर सकें। इस बात की आवश्यकता है कि 3 R's यानी कि रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स के साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे ना रहें। ओके, कहने का मतलब है कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स तो चलो चलती ही है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र की शिक्षा है, जो दूसरी शिक्षा है, वह भी बच्चों की जो व्यवहारिक शिक्षा है, भौतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, वो भी बच्चों के साथ में चलती रहे। ठीक है, ये थी अवधारणा। अब इसके
अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि मैं आपको डिटेल में समावेशी शिक्षा को समझा पाऊँ। यहाँ से देखिए अर्थ को, समावेशित शिक्षा, समावेशित भी कहते हैं इसको, ठीक है। समावेशित शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है, ठीक है। सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है। किनको? जो बच्चे मानसिक रूप से बाधित हैं, जो शारीरिक रूप से बाधित हैं, ओके। और विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अप्रूवल भी देती है, यानी कि जो विशेष बालक हैं, जो बाधित बालक हैं, इनको विशिष्ट बालक भी कहा जाता है, ओके। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, विशिष्ट क्षमता यानी कि जो बच्चे जैसे जो मंदबुद्धि हैं, अंधे बालक हैं, बहरे बालक हैं, प्रतिभाशाली हैं, इनको ज्ञान प्रदान किया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ओके। समावेशी शिक्षा के द्वारा सबसे पहले छात्रों के बौद्धिक शिक्षा स्तर की जांच की जाती है कि आखिर ये बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कितना है, कितनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किस लेवल की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, आईक्यू लेवल कितना है ना। उसके बाद ही उन्हें कौन सी शिक्षा दी जाएगी, इसका स्तर निर्धारित किया जाता है। अगर हम उसको बिना जांचे बिना मापे ऐसे पढ़ाना शुरू कर दें तो क्या पता कि हम कक्षा 4 की किताब पढ़ा रहे हैं, पता लगे उसकी जो वो केवल कक्षा 2 की किताब पढ़ने की काबिल हो, कक्षा 3 की किताब तक पढ़ने तक काबिल हो, हम उसको कक्षा 5 की किताब पढ़ा रहे हैं। तो पहले मेंटल लेवल जांचा जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइकल एफ जिऑन क्रैको के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? ये कहते हैं कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो विशिष्ट हों या ना हों, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। यर्शेल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांग, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होती है। अगला है शिक्षा शास्त्रियों के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन दी गई है कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोल देती है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्यों के डेवलपमेंट के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। हमने कंप्लीट इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग को समझ लिया, डेफिनेशंस को समझ लिया। यदि अर्थ पूछ रहा है तो आप समझ जाना कि इसमें हमको परिभाषाएं भी जरूर लिखनी हैं। परिभाषाएं हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फिर अर्थ लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 का ए है, समावेशी शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताना है। आइए शुरू करते हैं। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हमने लिखे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। विशिष्ट शिक्षा प्राचीन कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा जो है एक नया कॉन्सेप्ट है। ये पृथक्करण करती है। पृथक्करण का मतलब जैसे कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं वो इस क्लास में बैठेंगे या इस ग्रुप में रहेंगे, ओके। जो एवरेज बच्चे हैं वो इस ग्रुप में रहेंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं वो इस वर्ग में रहेंगे, है ना। तो इनका पृथक्करण कर दिया गया, इनको वर्ग वाइज बांट दिया जाता था या बांट दिया जाता है विशिष्ट शिक्षा में, ठीक है। लेकिन समावेशी शिक्षा में इंटीग्रेशन होता है, सबको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ये भेदभाव पर आधारित है ना, कि तुम अंधे बालक, बहरे बालक और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, सबको अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, सब आओ एक साथ मिल करके पढ़ो। ये संपूर्ण शिक्षा नहीं मानी जाती है, ये जो है वो संपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। दूसरी बात, जो विशिष्ट शिक्षा है ये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी बल देती है कि आपको विशेष शिक्षा दी जा रही है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है, और ये आपके संपूर्ण विकास पर बल देती है। आपका आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए।
ये साधारण स्कूल प्रणाली से थोड़ी अलग है, और जो समावेशी है यह साधारण स्कूल में प्रदान की जाती है। ओके, यह व्यवस्था अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। यह व्यवस्था अपंग, सामान्य, मंदबुद्धि हर बच्चे को एक साथ एडजस्ट करती है। यह केवल अपंग असमर्थ बालकों के लिए ही है, इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में। तो ये इसके 10 पॉइंट हैं। इस शिक्षा में, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है, इस शिक्षा से बच्चों में हीनता की भावना आती है कि यार देखो, अगर हम आज मेंटली डिसेबल्ड ना होते तो हमको इनसे अलग ना रखा जाता, हमको इधर ना बैठाया जाता, हाँ, या जब हम फिजिकली डिसेबल्ड ना होते तो हमको अलग ना बैठाया जाता। इनके अंदर हीनता की भावना आ जाती कि यार देखो, इनसे हम कमज़ोर हैं, है ना, तो नीचे हैं, इसीलिए तो हमको अलग बैठा दिया गया, उनको दूसरी क्लास में बैठाया गया है, हमको इनसे अलग कर दिया गया। ये हीनता की भावना पैदा कर देती है। यह शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी और सामाजिक बनने में सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सब एक साथ बैठते हैं तो उनके अंदर हीनता की भावना नहीं आती, उन्हें फील नहीं होता कि हम इनसे अलग हैं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पृथक शिक्षण किया जाता है। ओके, जो विशेष आवश्यकता वाले, जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों का एक साथ ही शिक्षण किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरीके से आपने डिफरेंस समझा स्पेशल एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, देखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न कहता है, अधिगम अक्षमता कहो या अधिगम असमर्थता कहो, ठीक है, ये एक ही बात है, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है, समझिए पॉइंट को। अधिगम असमर्थता का मतलब होता है बालक के मंद गति से विकास होना, यानी कि बालक का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है, मंद गति से हो रहा है, अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से संबंधित है, यानी कि इसमें समय अधिक लगता है, बालक बहुत धीमी गति से सीखता है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। विकास में मंदता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा से संबंधित शब्दों के विभिन्न जो स्पेलिंग्स हैं, अक्षर हैं, है ना, उनको पढ़ने लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं के करने में बालक कठिनाई का अनुभव करता है ना। जैसे स्पेलिंग्स में जल्दी उसको याद नहीं होती हैं, गलती कर देता है, या जो सीख रहा है उसको बहुत धीमी गति से सीख रहा है, ये अधिगम अक्षमता ही है। इस प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाइयों का कारण भावनात्मक, व्यावहारिक विक्षोभ अथवा संभवतः सेरिब्रल डिस्फंक्शन, यानी कि मानसिक दोष होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अधिगम असमर्थता बालक का अर्थ और परिभाषा को समझिए, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट रटते चलिए साथ में। अधिगम असमर्थता का अर्थ अधिगम से संबंधित ऐसी समस्याओं से है जो बालक के सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणित से संबंधित या जो गणितीय संख्याएं हैं उनमें बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनमें बालक अयोग्य है, अर्थात उपरोक्त कार्य क्षेत्र में बालक मापदंडों के आधार पर निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक आवश्यक रूप से किसी एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत ही जो गहरी अधिगम समस्याएं हैं उनका शिकार हो जाता है। जैसे नई बात को समझने में असमर्थता, वो नए कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता, नई बात को समझ नहीं पाता, कोई बात उसके जल्दी समझ में नहीं आती है। भाषा से संबंधित समस्या, यानी कि वो शब्दों को अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता। ओके, तो ये संप्रेषण से संबंधित समस्या उनको होती है, कहना कुछ चाह रहा है, मुंह से कुछ निकल रहा है। कोवेल और फॉरनेस के अकॉर्डिंग कहा गया है, अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं। चाहे जो बेचारे अधिगम असमर्थता वाले बालक हैं वो उतनी जल्दी नहीं सीख पाते, उतनी योग्यता से नहीं सीख पाते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं, क्योंकि वो अधिगम करने में समर्थ हैं। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि ही क्यों ना हो, लेकिन वो जल्दी सीख लेते हैं। फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन, शिक्षा से संबंधित जो उनका परफॉर्मेंस है, वो अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं और लिखने तथा पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती हो जाती है। तो ये हम समझ रहे थे कि अधिगम असमर्थता क्या होता है।
हमसे सिर्फ अर्थ पूछा था, हमने उस अर्थ को बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया, नीचे एक बढ़िया परिभाषा भी चेप दी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीई अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपकी प्रिपरेशन तैयारी इस लेवल की है तो बढ़िया है, नहीं है तो अभी भी कर लो भैया, नहीं तो बड़ी समस्या है। देखिएगा प्रश्न कहता है आरटीई अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 का और आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द इंक्लूड हैं, शामिल हैं। निःशुल्क शिक्षा का मतलब है किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता के द्वारा विद्यालय में दाखिल किया गया है, उसको छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार के द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस, प्रभार या जो व्यय है जो प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक क्रिया को पूरा करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। आगे बढ़ेंगे, आरटीई अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं। क्या प्रावधान है? किसी पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। बच्चा फ्री पढ़ेगा, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावक कर्तव्यों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को वे निर्दिष्ट करता है। अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात, भवन संरचना, विद्यालय के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य घंटे संबंधी मानदंडों को भी निश्चित करता है। ठीक है, और यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापक जो वेल ट्रेन टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, अध्यापकों के द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के विद्यालयों को चलाना निषेध करता है। यह अधिनियम संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की क्षेत्रवत प्रणाली जो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी वहाँ का कल्चर है, ठीक है, उससे संबंधित छात्र केंद्रित ज्ञान की प्रणाली जो वहाँ की मातृभाषा है, ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बालक को डर, चोट और चिंता से मुक्त करना सुनिश्चित करता है। तो ये क्या है? ये हमने आरटीई अधिनियम के प्रावधान समझे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से वंचित बालकों का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपने समझ लिया, हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ समझा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा में अंतर समझा, हमने अधिगम अक्षमता के अर्थ को समझ लिया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हमने आरटीई अधिनियम समझा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम समझेंगे सामाजिक रूप से वंचित बालकों के क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। आइए समझते हैं। सामाजिक रूप से वंचित का मतलब होता है जो समाज से वंचित हो गए हों, है ना, समाज से अलग थलग हो गए हों। ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति वे हैं जो नस्लीय पक्षपात या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का सामना करते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस वर्ग से संबंधित बालकों को सामाजिक रूप से वंचित बालकों के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसे जो अनुसूचित जाति के बच्चे हो गए, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, है ना, ये क्या है? या जो विकलांग है, ये कहीं ना कहीं समाज से हट जाते हैं, है ना, तो ये सामाजिक रूप से वंचित बालक कहे जाते हैं। ऐसे बालक गरीबी, अशिक्षा, परिवार की निम्न स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से भी स्थिर होते हैं। शर्मैन के अनुसार कहा गया है कि सांस्कृतिक रूप से वंचित, शैक्षिक दृष्टि से वंचित, यानी कि एक तो समाज से अलग हो गए, है ना, तो समाज की सभ्यता संस्कृति इनको नहीं मिल पाई, शिक्षा से वो भी वंचित हो गए, सुविधाएं इनको नहीं मिल पाई। वंचित निम्न वर्ग, स्व निम्न सामाजिक, आर्थिक समूह जैसे शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। सामाजिक रूप से कमजोर बालक एक तो अल्पसंख्यक समूह के बालक हो गए, सड़क के बच्चे जो जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए मानसिक मंदता बालक जो मेंटली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, या HIV एड्स प्रभावित
संक्रमित बच्चे हो गए, प्रत्यक्त यानी कि जिनको माता पिता ने छोड़ दिया हो, माता पिता ने जिनका परित्याग कर दिया गया हो, एमेंडेंट चिल्ड्रेन हो गए, वो भी सामाजिक रूप से वंचित बालक कहे जाते हैं। प्रताड़ित, प्रताड़ना जिसको दी गई हो, है ना, गुम बालक जो मिसिंग हो जाते हैं, ये सभी सामाजिक रूप से वंचित बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की कोई दो विशेषताएं बताइए। प्रतिभाशाली बालक की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। इस क्वेश्चन को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है, और ताकि आप इसको ठीक से समझ पाएँ। चलिए, प्रतिभा संपन्न या प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे बच्चों को कहते हैं जो सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनसे ये थोड़ा श्रेष्ठ बुद्धि में होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 130 या इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे शैशवावस्था से ही अपनी प्रखर बुद्धि के कारण पहचान में आ जाते हैं कि इनकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की है। इनमें उच्च श्रवण, अच्छा सुनते हैं, कला, गणित, अभिनय, संगीत, समझ आदि की विशेष शक्ति इनके अंदर होती है। प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी काम को शीघ्र कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से उसको करते हैं और बात को बहुत जल्दी समझते हैं। इनकी जो स्मरण शक्ति है, जो पावर है, वो तीव्र होती है। रुचि का क्षेत्र विस्तृत होता है, अलग अलग क्षेत्रों में इनको रुचि होती है। वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। मान लीजिए बालक है 6 साल का और वो सवाल हल कर रहा है कक्षा 8 साल के बच्चे के, कक्षा 9 साल के बच्चे के, कक्षा 10 साल के बच्चे के सवाल हल कर रहा है, तो ये प्रतिभाशाली बालक माना जाएगा। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार और रचनाकार बनते हैं। प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप से, व्यक्तित्व रूप से और समायोजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। ये समाज में एडजस्टमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। स्किनर एवं हैरीमैन के अकॉर्डिंग प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। हैविंग हस्ट कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वो हैं जो समाज के किसी भी कार्यक्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। सामान्यतः हम प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं का वर्णन 2 वर्गों में करते हैं। एक तो धनात्मक विशेषताएं हो गई, दूसरी ऋणात्मक विशेषताएं हो गई, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब धनात्मक विशेषताएं कौन सी होती हैं, समझिए। देखिए, इसमें 3 तरह की विशेषताएं आती हैं। एक तो शरीर से संबंधित विशेषताएं हो गई, ये धनात्मक होती हैं। बौद्धिक विशेषताएं हो गई, व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये धनात्मक होती हैं। आइए समझते हैं। चलिए, शारीरिक विशेषताएं, धनात्मक विशेषताएं होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रतिभाशाली बच्चे वे होते हैं जो शारीरिक तौर पर डेवलप होते हैं। ये सामान्यतः लंबे होते हैं, इनका वजन ज़्यादा होता है, इनका डील डॉल उचित होता है, शारीरिक गठन अच्छा होता है, ये अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, इनकी ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती हैं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ये साधारण बच्चों की अपेक्षा बैठना, खड़े होना, दांत निकालना और बोलना छोटी आयु में ही सीख जाते हैं। बौद्धिक विशेषताएं, इनकी रुचियां अलग अलग और विस्तृत होती हैं, इनकी भाषात्मक विकास उच्च स्तर का होता है, स्मृति बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं, तर्क वितर्क अच्छा करते हैं, शक्ति समस्या समाधान की योग्यता अधिक होती है। टर्मन कहते हैं कि इनका जो IQ लेवल है 140 से भी ऊपर होता है। और इनके व्यक्तित्व की बात करें तो इनमें समायोजन, प्रबंधन, विश्लेषण, संश्लेषण योग्यताएं पाई जाती हैं। कई बार ये बच्चे संवेगात्मक अस्थिरता भी दिखाते हैं, इमोशनली जो है ये अस्थिर भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व सामान्यतः विशिष्ट होता है, इनमें हास्य विनोद का स्वभाव अधिक होता है ना। कहते हैं कि वो क्या है, चलिए, ये बालक सामाजिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं, यानी कि समाज में समायोजन अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऋणात्मक विशेषताएं, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा कुछ कमियां भी होती हैं। ये अभिमानी, ईर्ष्यालु व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। अभिमानी इसलिए हो जाते हैं, बुद्धि ज़्यादा होती है, जल्दी चीज़ों को सीख लेते, तो इनको थोड़ा अहम ईगो आ जाता है कि देखो हमने बहुत जल्दी सीख लिया या हमने एक काम कर दिया। ये बेकरार, गाफिल, ऊधम मचाने वाले होते हैं, शांत बैठते नहीं, शरारती बहुत होते हैं। ऐसे बच्चे बचपन में ही बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। इनकी लिखाई खराब, वर्तनी अशुद्ध होती है, ठीक है। अगर जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, नहीं। ये सामान्य बच्चों के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये उससे बोर हो जाते हैं।
ऐसे बच्चों की रुचि दूसरों की आलोचना करने में भी अधिक होती है। तो ये सब चीज़ें उत्पात मचाने में बेहतर होते हैं ये। तो ये हम समझ रहे थे प्रतिभाशाली बच्चे को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामाजिक अधिगम क्या है। चलिए, सोशल लर्निंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, देखिएगा। चलिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो हम लर्निंग करते हैं वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के बीच रह करके ही हमारी लर्निंग होती है। समाज के लोगों के बीच रह करके ही हम आचार व्यवहार आदर्श सभ्यता संस्कृति सब कुछ सीखते चले जाते हैं। सामाजिक ज्ञान यानी समाज का ज्ञान, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना है ना, इनका ज्ञान अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में तथा इसके परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक माध्यमों में अनेक अवसर आते हैं जो बालक को किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी कार्य के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक माध्यम में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि कभी कभी बालक को बहुत इनकरेज किया गया, कभी कभी डिस्करेज भी किया जाता है। किसी भी बालक या छात्र को जब किसी काम के लिए इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसे आत्मगौरव और आत्मसम्मान का अनुभव होता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर जाऊँगा, मेरे अंदर क्षमता है, योग्यता है, और वो उस प्रकार के कार्य को सम्मान कार्य समझने लगता है। ऐसे कार्यों को बालक अपने जीवन में धारण कर लेता है और उनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। इसके विपरीत अगर हम जाएं, जिन काम के लिए, जिन कार्यों के लिए बालकों को डिस्करेज किया जाता है, उससे उनको आत्मग्लानि का अनुभव होता है कि यार, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि अब मैं नहीं कर सकता, है ना, हमसे ना हो पाएगा, और वे उन कार्यों को करने से बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार समाज की धारणाओं का बालक के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं और प्रक्रियाएं बालक की मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालती हैं और बालक के सीखने की जो प्रक्रिया, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको भी निर्धारित करती हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि कोई समाज व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता। फालतू में क्यों किसी की आशा करेगा। यदि वो चाहता है उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करें, तो उसे उन सब शैक्षिक साधनों को जुटाना चाहिए जिनकी तरुण व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे, सामाजिक अधिगम क्या है। अगला प्रश्न, PWD अधिनियम 1995 पर हमें छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके उद्देश्य वगैरह समझेंगे, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PWD अधिनियम संसद के द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को इसे लागू भी किया गया। ओके, इतनी बात क्लियर है। भारत सरकार ने विकलांगों के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाया। क्या सुनिश्चित करने के लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगों को भी राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए। ये भी किसी न किसी तरह से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकलांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त परिवेश के निर्माण, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना जैसे पुनर्वास के पहलुओं का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 7 तरह की डिसेबिलिटी बताई गई है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, कुष्ठ रोग युक्त जो लेप्रोसी क्योर्ड होता है ना, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बताई गई है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि जो मानसिक मंदता हो गई, मेंटल इलनेस मानसिक रुग्णता हो गई। ये 7 तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनका जिक्र उनकी बात इसमें की गई है। ठीक है, अब PWD एक्ट के कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है विकलांगता से ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष तक की आयु तक एकीकृत या विशेष स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों या बच्चों को इंटीग्रेट करने के लिए और उन्हें समाज में पूर्ण भागीदारी के अवसर प्रदान करना चाहिए। एक समाज का निर्माण जिसमें विकलांग व्यक्ति को
सभी के समान दर्जा प्राप्त हो, एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना जहां पर विकलांग व्यक्तियों को किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, अपवंचन किसे कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत अभी आपके पास समय बचा है। ठीक है, आज 5 फरवरी है, 11 से आपका पेपर है। ठीक है, यानी कि 6 दिन आपके पास, 5 ही दिन मान लो, 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में 5 दिन कंटिन्यू लगातार मेहनत कर लो, बढ़िया नंबर आएंगे। अपवंचन, डिप्राइव्ड जिसको कहते हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य लोगों के स्तर के अनुरूप उत्थान नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं बेचारे, है ना। पिछड़ने के पीछे समुचित साधन, सुविधाएं और अवसरों से विमुख होना है। ऐसे लोगों को वंचित वर्ग या अपवंचन कहा जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। पोलमैन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा, यानी कि निम्न स्तर की जीवन दशा या विलगाव की ओर संकेत करता है। ठीक है, अलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से भी रोक देता है। वंचित वर्ग वो वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया अथवा जिसे समाज के लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपर उठने नहीं दिया। इसीलिए संविधान में ऐसे लोगों के लिए कानून बना ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। अपवंचित वर्ग के लोगों का रहन सहन निम्न स्तर का होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वे समाज में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं और मानव विकास में अवरोध होता है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो एक राष्ट्र का विकास तब भी संभव है जब उस राष्ट्र के सभी लोग एक सृजनात्मक सोच रखें, क्रिएटिव थिंकिंग रखें और एक दूसरे का बराबर सहयोग करें। अपवंचन के यानी कि बेस ऑफ डिप्रीवेशन का एक तो लिंग के आधार पर डिप्रीवेशन हो जाता है कि भाई लड़कों को महत्व दिया जा रहा है, लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है ना। जाति के आधार पर कि ये उच्च जाति के लोग हैं, ये निम्न जाति के लोग हैं। क्षेत्र के आधार पर कि ये जाति क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ना। यहाँ के लोग अविकसित हैं, अक्षम व्यक्तियों के आधार पर। ये अपवंचन के कुछ बेस हैं, इनके बेस पे अपवंचन होता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।